इस पार्ट से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने आपको बता दिया था। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय बताया था, जिसमें हमने ये बताया था कि किसी भी संख्या को यदि हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, अद्वितीय गुणनफल के रूप में अगर लिख सकते हैं तो वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। जिसका एग्जाम्पल भी हमने 3003 करके एक दिया था, जो कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया भी है। साथ ही साथ एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है वो भी हमने बताया। तो आज हम प्रश्नावली से रिलेटेड सारे सवाल करेंगे और एक एक करके चीज़ों को बारीकी से समझाएंगे कि अगर 2 संख्याएं दी हो तो उनका एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाता है, अगर 3 संख्याएं दी हो तो उनका एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 सबसे पहले एक एक एग्जाम्पल इन टॉपिकों पे कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको लेसन के सारे सवाल प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो देखते रहिए। सबसे पहला आता है अभाज्य गुणनखंड। नाम में ही आप शब्द देख रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। यानी कोई भी हमें संख्या दी होगी तो उसका हमें गुणनखंड करना है। उस गुणनखंड में सारे की सारी संख्याएं कैसी आएंगी, अभाज्य संख्या आएंगी। जैसे अगर मैं बात करूं 3520, ये एक संख्या दे रखी है मैंने 3520, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, इसका फैक्टर कर दीजिए। तो सबसे पहले स्टार्टिंग आप 2 से शुरू करिए, क्योंकि अंतिम अंक 0 है तो 2 से और 5 से जरूर जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छिंग 12, 0। फिर 2 से दीजिए 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 0। फिर 2 से दीजिए 2 चौक 8, 2 चौक 8, 0। फिर 2 से दीजिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0। फिर 2 से दीजिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0। फिर 2 से दीजिए 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। फिर 5 से दीजिए 5 एकम 5, 5 एकम 5। फिर 11 से दीजिए 11 एकम 11। ये सब आप पढ़ चुके हो, कुछ नया बताने की ज़रूरत नहीं है। तो 3520 का जो फैक्टर है आप देखिए 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6, 5 की घात 1 और 11 की घात 1। तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। आप खुद देख रहे हैं इसके फैक्टराइजेशन में जितने भी अंक आ रखे हैं सब के सब अभाज्य संख्याएँ हैं। ठीक, उसके बाद सेकेंड पार्ट हमने बताया था अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ व एलसीएम। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ व एलसीएम। तो इसके लिए हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं आपके। एक नंबर्स मैं ले ले रहा हूँ 72 और दूसरा नंबर्स ले ले रहा हूँ आपका 120। ये मैं एग्जांपल आपको ले ले रहा हूँ। अब मुझे 72 और 120 का यानी 72 और 120 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहला काम कि हम इसका फैक्टराइजेशन कर लें। तो 72 का फैक्टराइजेशन देखते हैं क्या आता है। 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। और 120 का निकाल देते हैं। 2 छिंग 12 0, 2 तिया 6 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। इस तरीके से हमने 72 का जो फैक्टर निकाला वो कितना निकाला, 2 कितनी बार आया, 1 2 3, 2 आया है 3 बार, 3 आया है 2 बार। और 120 का अगर फैक्टर करें हम बात तो 2 कितनी बार आया है, 2 आया है 3 बार, 3 1 बार और 5 1 बार। क्लियर हो गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हम सबसे पहले बात करेंगे एचसीएफ। इन दोनों अंकों का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था कि दोनों अंकों में सबसे पहले हमें उभयनिष्ठ ढूंढना है, कॉमन मान ढूंढना है, उसके बाद उसकी मिनिमम घात वाला वैल्यू ढूंढना है। क्या था, दोनों में न्यूनतम घात का उभयनिष्ठ अंकों का गुणनफल। दोनों में न्यूनतम घात के उभयनिष्ठ अंकों का गुणनफल। तो दोनों में न्यूनतम घात की अगर बात, सबसे पहले चेक करो कि दोनों में है कौन कौन सी वैल्यू। तो दोनों में देखो 2 कॉमन आ रहा है और दोनों की पावर भी सेम है। हमने क्या लेना था, न्यूनतम घात लेना था। तो दोनों की घात सेम है तो 2 की घात 3 आ गया पहला। अब दूसरा चेक करो, 3 भी दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ 3 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात 1 है। और हमें लेना कौन सा था, दोनों में न्यूनतम घात का उभयनिष्ठ मान, यानी जो दोनों में कॉमन हो और न्यूनतम घात। तो इन दोनों में न्यूनतम घात किसकी है, 3 की घात 1 की है। 5 अकेला है, 5 कॉमन है नहीं दोनों में, तो इसे छोड़ देंगे। क्या आया वैल्यू, 2 की घात 3 हो गया 8, 3। इसका एचसीएफ हो गया आपका 24। ठीक,
अब बात करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकंड नंबर बटा एचसीएफ। फर्स्ट नंबर आपका क्या है 72, सेकंड नंबर आपका क्या है 120 और एचसीएफ आपका कितना है 24। ठीक, तो ये 24 के पहाड़ में 3 बार में 72 कट जाएगा, 24 तिया 72, 12 तिया 36, 360। एलसीएम इसका आ गया 360। क्लियर हो गया, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं आगे, 3 संख्याओं में एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, 3 संख्याओं में एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। 3 संख्याओं वाला एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लेते हैं एक 60 है, एक 120 है, एक 180। इसका भी हमें क्या निकालना है, एचसीएफ व एलसीएम। ठीक है, तो पहला काम वही गुणनखंड विधि से अगर एचसीएफ एलसीएम निकालना है। अब ध्यान देने वाली बात है, ये 3 अंक वाला है, 3 अंक वाले में वो फॉर्मूला नहीं लगेगा एलसीएम का जो हमने पिछले क्वेश्चन में कराया है, फर्स्ट इंटू सेकंड बटा एचसीएफ। वो फॉर्मूला अब इसमें नहीं लगेगा, वो फॉर्मूला सिर्फ 2 अंकों के लिए होता है। यहाँ पे हमने जो एचसीएफ एलसीएम निकालना है आपको, वो 3 अंक वाला दे रखा है, तो 3 अंकों का एचसीएफ एलसीएम गुणनखंड विधि से ही निकलेगा। कैसे निकलेगा, सबसे पहला काम इन तीनों अंकों का आप फैक्टर निकाल दीजिए। तो 60 का फैक्टर निकालते हैं पहले, 2 तिया 6 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। फिर 120 का 2 छिंग 12 0, 2 तिया 6 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। फिर 180 का 2 नीम 18 0, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 3 से 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ठीक, तो 60 का फैक्टर आ गया आपका 2 की घात 2, 3 की घात 1, 5 की घात 1। ठीक, और 120 का फैक्टर आ गया 2 की घात 3, 3 की घात 1, 5 की घात 1। और 180 का फैक्टर आ गया 2 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 1। लिख दिया सारे। सबसे पहला काम एचसीएफ। एचसीएफ मैंने क्या बताया था, वह अंक जो सब में कॉमन हो और मिनिमम घात का हो, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले कॉमन ढूंढिए शुरू से। 2 देखिए तीनों में है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 तो हो गया उभयनिष्ठ। अब मिनिमम घात क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो सबसे मिनिमम घात 2 है, तो 2 की घात 2 आ गया मल्टीपल। अब 3 चेक करिए, 3 की घात इसमें भी है, 3 की घात 1 इसमें भी है, 3 की घात 2 इसमें भी है। इनका मतलब 3 तीनों में है, तो 3 तीनों में उभयनिष्ठ हो गया, तो 3 आएगा। लेना क्या है, मिनिमम घात। यहाँ घात 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो सबसे मिनिमम घात 1 है, ले लिया। अब 5 तीनों में क्या है, 5 कॉमन है, आ गया 5। मिनिमम घात तीनों का 1 ही है, गुणा कर दीजिए। 2 की घात 3 हो गया 4, 3 5, 5 चौके 20 दिया 60, तो इसका एचसीएफ आ गया 60। एलसीएम में क्या है, एलसीएम का मतलब होता है सभी अभाज्य संख्याएं अधिकतम घात की, सभी अभाज्य संख्याओं के अधिकतम घात वाले मान का गुणनफल। यानी सभी अभाज्य संख्या लेनी है, लेकिन लेनी है अधिकतम घात का, और उन सबका क्या करते हैं ना, गुणा। सबसे अगर एलसीएम ढूंढे, सबसे पहले इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी इस्तेमाल हुई है, 2 इस्तेमाल हुआ है, 3 इस्तेमाल हुआ है, 5 इस्तेमाल हुआ है। तो लेना सबको है, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा। लेकिन इसमें लेना कौन सा है, इसमें लेना है आपका मैक्सिमम घात। कौन सा लेना है, मैक्सिमम घात। मैक्सिमम एचसीएफ में मिनिमम घात लिया जाता है, लेकिन उभयनिष्ठ वाला लिया जाता है। एलसीएम में सारे अंक लेने होते हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं इस गुणनखंड में नजर आएंगी सबको लेंगे, लेकिन लेंगे मैक्सिमम घात का। तो सबसे पहले 2 की घात चेक करते हैं। यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 4 है, तो सबसे बड़ी घात वाला टर्म ये है, 2 की घात 3। 3 में चेक करें, 3 की घात 1, 3 की घात 1, 3 की घात 2, सबसे बड़े घात वाला टर्म ये है, तो 3 की घात कितनी है, 2 है। 5 की अगर बात करें तो तीनों में सेम घात है, तो 5 ही रह जाएगा। 2 की घात 3 8, 3 की घात 2 9 गुणा 5, 8 नीम 72 गुणा 5, 5 दूनी 10, 35 और 1 36। इसका भी एलसीएम कितना आ गया, 360 आ गया। ठीक है, अब हम प्रश्नावली के सवालों पे चलते हैं।
सबसे पहले 1.2 प्रश्नावली की अगर बात करें, एक्सरसाइज नंबर 1, पहले का पहला सवाल 140 का हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो 140 का फैक्टर अभी मैंने बताया आपको कैसे निकालेंगे। 2 सत्ते 14, 0, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 से जाएगा 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो इसका गुणनखंड आ गया 2 की घात 2, 5 की घात 1, 7 की घात 1। दूसरा देखें इसका 156 का निकाल देते हैं। 156 का फैक्टर कर देते हैं। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नीम 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13। तो इसका आ गया 2 की घात 2, 3 की घात 1, 13 की घात 1। ठीक है, इस तरीके से अगर हम आगे चले, तीसरा क्वेश्चन इसका है 38-25। तो 38-25 का निकालने के लिए पहले इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। 38-25 का फैक्टर निकालते हैं। आप देख रहे हैं अंतिम अंक 5 है, तो सीधे 5 से दीजिए। 5 सत्ते 35, 3 बचा 2 32, 5 छिंग 30, 5 पंजे 25। फिर 5 से दीजिए। 5 एकम 5, 26, 5 पंजे 25, 1 बचा 5 तिया 15। फिर 3 से दीजिए। 3 पंजे 15, 3 एकम 3। फिर 3 से दीजिए। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, फिर 17 से दीजिए। तो इसका फैक्टर क्या आ गया, 3 की घात 2 आ गया। 3 2 बार है, 5 2 बार है, 5 की घात 2, 17 की घात 1। चौथा क्वेश्चन अगर बात करें 5005, कितना है 5005 का फैक्टर करना है। तो कितने से दें, 5 से देते हैं पहले। 5001। अब देखिए 7 से जाएगा, 7 से जाएगा। 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 3 बचा 30, 7 चौक 28, 2 बचा 7 तिया 21। अब 11 से दीजिए। 11 एकम 11, 11 तिया 33। अब 13 से दे दीजिए। तो इसका जो फैक्टर आया है 5 7 11 13 आ गया। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है 74-29। ये जो 2 अंक है, ये चौथा और पांचवा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग साल ये फैक्टराइजेशन में पूछा गया है। इन दोनों में से ज़्यादातर रिपीट होते हैं। अब इनकी वैल्यू को याद रखिए। 5005 का तो आपके सामने ही है, 5 7 11 13। ये थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, क्योंकि ये इसका फैक्टराइजेशन में जो अंक यूज़ होते हैं थोड़े बड़े यूज़ होते हैं, तो वहाँ तक बच्चे पहुँचते भी नहीं। तो आप ज़रा इनके फैक्टर को याद रखिएगा। देखिए कितने से जा सकता है ये, 5 7 4 2 9। इसका आपका अगर हम दें 3 से दे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 से नहीं जाएगा। 3 से 4 से नहीं जाएगा, 5 से तो जाएगा ही नहीं। इसका जो जाएगा 74-29। देखते हैं, 2 से तो जाएगा ही नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 से 21, 3 नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं 12, 7 7 46 नहीं जाएगा, 7 से 8 से 8 नहीं 72, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से 11 से 11 66, 8 7 77, 11 66 66 और 8 11 7 77, 5 नहीं जाएगा 11 से। 13 से देखिए, 13 से इसका जाएगा फैक्टराइजेशन। 13 से देखिए 13 43, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 गया, तो बचा आपका 5 9, 13 7 91 नहीं जाएगा। 13 से 11 30, 19 से देखिए, 19 से जाएगा शायद ये, 19 से जा सकता है। 19 से ट्राई करके हम देखते हैं क्या स्थिति है इसकी। कुछ फैक्टराइजेशन ऐसे होते हैं जिनको याद करना बड़ा टफ पड़ता है। तो ये जाएगा आपका, अगर हम 17 से 17 से एक बार देखते हैं कितना आता है। 17 चौके 68 6
68 70 6 बचा, 17 51, 17 से ज़रा इसको भाग दे के देखते हैं, तो कम 17 चौके 68, 6 2, 17 51, 1 11, उसके बाद आपका 17 7 चौके 28, 35 42, 17 छिंग 42, 4 7 6 कम 6 4 10 102, 17 19, हाँ 7 बार में 7 7 49, 4 7 7 4 11, ये 437 बार में जा रहा है। उसके बाद ये 19 से जाएगा, 437 को अगर 19 से दे हम, 19 दूनी 38, 19 से अगर इसको भाग करें हम, 19 से अगर 437 को भाग करें तो 19 दूनी 38, 13 में से 8 गया 5, तो 57, 23 बार में, फिर 23 से जाएगा ये बार, तो ये जाएगा आपका 23 बार में, फिर 23 से जाएगा एक बार में, तो 74 29 का जो फैक्टर है 17 19 23, थोड़ा सा ट्रिपिकल है, इस मान को याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम सवालों में चले, अब हमारा जो सवाल है क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसकी जांच भी कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। पहले हमें क्या निकालना है, दी गई संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, फिर उसकी जांच भी करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ये दोनों आपस में कैसे बराबर है। तो पहला अंक है हमारा दूसरे का पहला 26 और 91, 26 और 91, तो 26 का फैक्टर अगर हम निकालें तो 13 दूनी 26, 2 गुणा 13 होता है, और 91 का अगर फैक्टर निकालें तो 13 7 91 होता है, ये तो हुआ। तो अगर हम एचसीएफ निकालें, हम बता चुके हैं एचसीएफ कैसे निकालें, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन यहाँ कितना है 13 है। और एलसीएम निकालने के लिए भी हमने आपको फॉर्मूला बताया है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बटा एचसीएफ। फर्स्ट नंबर आपका 26 है, सेकंड नंबर आपका 51 है, एचसीएफ आपका 13 है, 13 7 51, 7 से आप इसको गुणा कर दीजिए, 7 6 42, 4 7 दूनी 14, 4 18, 182, ये आ गया आपका एलसीएम, ये हो गया आपका एचसीएफ, ठीक। अब हम क्या हमसे कह रहे हैं कि जांच कीजिए। जांच के लिए क्या बताया इन्होंने, जांच ये कह रहे हैं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इनका जो गुणनफल है वो एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर आना चाहिए। तो देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट नंबर हमारा क्या था 26, सेकंड नंबर हमारा 51, एलसीएम हमारा कितना है 182, एचसीएफ हमारा कितना है 13 है। तो पहले 26 और 91 का गुणा करते हैं, 26 से कम 26, 9 6 54, 5 9 दूनी 18 और 5 23, 6 6 23 66, 26 से कम 26, 9 6 54, 4 5 9 दूनी 18 5 23, 6 4 2 6 3, इसका आ रहा है 23 66। और अब 182 और 13 का करके देखते हैं, 182 मल्टीपल 13, 3 दूनी 6, 8 3 24, 3 कम 3 2 5, 2 8 कम 8 1, 6 6 13 2, 23 66, ये हो गई आपकी जांच, ठीक है। ये करना है, पहले एचसीएफ एलसीएम निकालना है, उसके बाद इसकी जांच करनी है। अब देखते हैं दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल क्या है इसका, दूसरे का 510 और 92, 510 और 92। तो पहला काम 510 का फैक्टर, तो 1 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर 5 से, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, फिर 3 से, 3 1 कम 3, 3 7 21, 17 से, और 92 का निकाल दीजिए, 2 चौक 8, 2 6 12, 2 3 4, 2 3 6, 23 कम 23। तो 510 का जो फैक्टर है वो आ रहा है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 का जो फैक्टर आ रहा है वो 2 की घात 2 गुणा 23 आ रहा है, यही तो आ रहा है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का मतलब मैंने क्या बताया था, जो दोनों में कॉमन हो और
मिनिमम घात का हो, तो दोनों में कॉमन एक ही वैल्यू दिख रहा है, ये 2 की घात 1 है, ये 2 की घात 2 है, दोनों में 2 उभयनिष्ठ है लेकिन घात 1 है ये, तो ये लेंगे। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका जो एचसीएफ है वो 2 हो जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए क्या फार्मूला बताया मैंने, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बट्टे एचसीएफ, ये तो है। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 510, सेकेंड नंबर 92 और एचसीएफ आपका 2, 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 छीन 12, 510 का 46 से मल्टीपल, 0 6 6 पंजे 30, 4 0 0, 4 1 कम 4, 5 चौके 20, 0 6 4 3 2, 23 460, ये हमारे एलसीएम की वैल्यू हो गई। अब जांच आपको बताइए कैसे करना है, फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम, ठीक, यही तो है। फर्स्ट नंबर हमारा क्या था 510, सेकेंड नंबर हमारा क्या था 92, एचसीएफ आपका कितना है 2 और एलसीएम है 23 460। तो 510 का 92 से मल्टीपल करते हैं, देखते हैं कितना आता है, 2 0 0 2, 5 दूनी 10, 9 0 0, 9 1 9, 9 5 45, तो 0 2 9 6 4 4 46 920 आ रहा है। और इसका करते हैं 2 0 0, 6 दूनी 12 का 10 गए, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, आया नहीं आया बराबर। अब इसका थर्ड क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, मैं तीसरे का पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दूसरे का थर्ड क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, आप कर लेंगे इसको, ठीक है। अब तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या है, 12 15 और 21 मैं करा चुका हूँ आपको। 3 संख्याओं वाला कैसे करते हैं शुरू में ही समझा दिया था। पहले इसका फैक्टराइजेशन 12 का 3 चौके 12, 2 दूनी 4 तिया 12, यानी 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। 15 का क्या आएगा 3 पंजे 15, यानी 3 की घात 1, 5 की घात 1। 21 का कितना आएगा 3 सत्ते 21, यानी 3 की घात 1, 7 की घात 1। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है एचसीएफ है। कैसे बताया था एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो तीनों में कॉमन हो और मिनिमम घात हो। तीनों में कॉमन एक ही वैल्यू दिख रही है, वो है 3, और सबसे मिनिमम घात 1 1 1 ही है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर एलसीएम की बात करें तो मैंने कहा था एलसीएम में वे संख्याएं लेंगे, सारे अभाज्य संख्याओं को लेना है, जितनी भी अभाज्य संख्या उस फैक्टर में दिखाई दे रही है सबको लेना है, लेकिन लेना है मैक्सिमम घात। कितनी अभाज्य संख्या दिखाई दे रही है 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है, लेना सबको है 2 3 5 7। लेना कैसा है सबसे अधिकतम घात, तो 2 की घात कितनी है 2, 3 की घात 1, 5 की घात 1, 7 की घात 1, इनका गुणा कर दीजिए। 2 की घात 2 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 गुणा 7, 7 6 42, 420, ये आ गया आपका एलसीएम, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर तीसरे के दूसरे की, 17 23 और 29, तो 17 का फैक्टर 1 गुना 17, 23 का फैक्टर 1 गुना 23, 29 का फैक्टर 1 गुना 29। अगर हम इसके एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ तीनों में 1 है कॉमन, एचसीएफ इसका 1 आ जाएगा। एलसीएम इसका क्या करेंगे, तीनों अभाज्य संख्या तीनों अलग अलग है, तीनों का गुणा हो जाएगा, 17 23 और 29, इनका गुणा कर देंगे। तो 17 और 23 का गुणा कर देते हैं पहले, 7 या 21, 2 3 कम 3 2 5, 17 दूनी 34, 1 9 3। उसके बाद फिर इसे 29 से गुणा कर देंगे, 9 1 कम 9, 9 9 81, 8 9 3 27 और 8 हो गया 35, 2 1 कम 2, 9 दूनी 18 का 10 1 3 6 और 1 7, तो 9 3 8 और 5 13, 10 और 11, यह आ गया 11 33 9। तो एलसीएम आ गया आपका 11 33 9, ठीक है। तो इसका थर्ड क्वेश्चन 8 9 और 25, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं चौथा क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। एचसीएफ दे रखा है 306
और 657 का कितना 9। पूछा क्या है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए आपको मैंने दो संख्याओं का है तो आपको पहले ही फॉर्मूला बता रखा है, पहला नंबर मल्टीपल सेकंड नंबर बट्टा एचसीएफ। तो 306 गुणा 657 बट्टा 9, 9 से कट जाएगा, 9 6 54, 9 7 63, 27, 306 गुणा 73 गुणा कर देते हैं। 306 का 73 से कितना आता है, 6 3 18, 3 3 9, 7 6 42, 7 21, 8 3 13 2 2, 22 33 8। ये हमारा एलसीएम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें ये बताना है कि 6 की घात n, अगर n हम कोई भी नंबर्स रख दे तो क्या उसके गुणनखंड में या उसके मल्टीपल करके जो वैल्यू आएगा, जो संख्या आएगी हमारी 6 की घात n की जगह कोई भी मान अगर रख दे और उसका घातांक सॉल्व करे तो क्या उसका अंतिम अंक 0 आएगा। तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 तभी आता है जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 हो। तो अगर 6 की घात n का अगर हम गुणनखंड करें तो 6 का 2 गुणा 3 होता है पूरे की घात n, ये 2 की घात n इंटू 5 की घात 3 की घात n के रूप में है। और हमें जानना है, हम जानना चाहते हैं या हमें पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या किसी घात n के लिए 0 पर समाप्त तभी होगी जब उसका गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप में हो। इसका मतलब यह है कि दी गई संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए, तभी वो 0 पर समाप्त होगी, चाहे घात कोई सा भी लगाओ। तो अगर हम इसके गुणनखंड को देखें, 6 की पावर n के गुणनखंड को देखें तो 2 गुणा 3 6 होता है, 6 की घात n। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा भी है 9th में कि a b की पावर n हो तो a की पावर n इंटू b की पावर n लिखते हैं। तो अगर इस फॉर्मूले को देखें तो ये 2 की घात n गुणा 3 की घात n है, जबकि 0 पर समाप्त होने के लिए कोई भी संख्या किसी घात n के लिए 0 पर समाप्त तभी होगी जब उसका गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में होगा। तो क्या यह 2 की घात n 5 की घात m के रूप में है? नहीं है। तो आप यहाँ लिख देंगे चूँकि ये नंबर 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप में नहीं है। ठीक, चूँकि 6 की घात n 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में नहीं है, इसलिए 6 की पावर n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, 0 पर समाप्त नहीं होगी। 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है। अगर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का होता तो ये 0 पर समाप्त होता। ये इस रूप का नहीं है, इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, लास्ट आपका सवाल है 6ठा। ये कह रहे हैं व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए, कह रहे हैं व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमने पिछले अध्याय में, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 कोई भी संख्या भाज्य संख्या कब होती है। हमने ये प्रमेय आपको बताया है, कौन सा, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। क्या बताया था कि कोई भी संख्या अगर अभाज्य संख्याओं के अद्वितीय गुणनफल के रूप में लिखा जाएगा
तो वह एक भाज्य संख्या होगी। ठीक, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इसका क्या आ रहा है, इसका गुणनखंड बनेगा नहीं बनेगा। तो अगर आप देखें इन दोनों में 13 कॉमन है, तो 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1 13 बाहर कर दीजिए। अब इसका गुणा कर दीजिए, 11 7 77 प्लस 1 गुणा 13, 77 और 1 78 गुणा 13। तो 78 का फैक्टर निकाल देते हैं। 78 का फैक्टर अगर हम निकालें तो 2 या 6 2 नीम 18 3 एकम 3 3 3 13। इसका फैक्टर में क्या आ रहा है, 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। अब देखिए दी गई संख्या जो भी थी हमें, उसका जब हमने हल किया, हल करके जो वैल्यू आया, वैल्यू आने के बाद उसका जब हम गुणनखंड कर रहे हैं तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या है, हमने अभी आपको बताया कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि कोई भी संख्या अभाज्य संख्या, अगर अभाज्य संख्याओं के अद्वितीय गुणनफल के रूप में लिखा जाएगा तो वह एक भाज्य संख्या होगी। इसका मतलब ये क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक, अगर इसका सेकंड पार्ट देखें, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 7 6 42, 42 गुणा 5 चौके 20, 3 दूनी 6 प्लस 5। ठीक, तो 42 गुणा 6 दूनी 12 120 प्लस 5। अब 42 का 120 से गुणा कर देते हैं। 42 का 120 से गुणा, 0 2 दूनी 4 2 4 0 0 4 दूनी 8 4 एकम 4 0 4 0 5 5040 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 5045। अब 5045 का अगर हम फैक्टर निकालें तो 5 एकम 5 5 निम 45। अगर हम इसको कितने से दें, 7 से दे, 7 एकम 7 7 चौक 28 नहीं जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 1009। अब खुद देखिए जो संख्या थी उसको हल करके हमारा 5045 आया था। 42 5 चौके 20 3 दूनी 6 6 दूनी 12 120, 120 का 42 से मल्टीप्लाई 5040, उसमें 5 जोड़ा 5045। 5045 एक संख्या आया था जिसका हमने फैक्टर किया तो 5 और 1009 के रूप में टूटा। ये दोनों के दोनों अभाज्य संख्या है। और अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यही कहता है कि अगर किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के अद्वितीय गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, अद्वितीय मतलब अलग अलग, एक सिंगल यूनिक, तो वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। इसीलिए ये संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ठीक है, अब हम आपको लास्ट सवाल कराते हैं। लास्ट सवाल क्या कहा गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक सर्किल है खेल के मैदान में। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रश्न है कि दोनों अलग अलग एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, एक 18 मिनट का समय लेती है, एक 12 मिनट का समय लेती है, और वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही टाइम से चलना प्रारंभ करते हैं। एक ने सर्किल घूमने में यानी पूरा वृत्ताकार पथ घूमने में 18 मिनट का टाइम दिया और एक ने 12 मिनट का टाइम दिया। ये कह रहे पुनः ये कितने समय के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा एलसीएम ज्ञात किया जाता है। तो हम 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। 18 और 12 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालते हैं। 18 का फैक्टर कितना आएगा, 2 नीम 18, 2 गुणा 3 की घात 2, और 12 का क्या आएगा, 2 की घात 2 गुणा 3, 4 तिया 12, 9 दूनी 18। इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम हमने आपको बता रखा है। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा उसकी अधिकतम घात, दोनों में उभयनिष्ठ 2 है, 2 की घात 2, दोनों में 3 है, 3 की घात 2, यही तो होता है। एलसीएम के लिए हमने क्या बताया कि सारे अभाज्य संख्याओं को लेना है, लेकिन लेना अधिकतम घात है। तो इसमें 2 ही अभाज्य संख्या इस्तेमाल हुआ, 2 इस्तेमाल हुआ है और 3 इस्तेमाल हुआ है। तो 2 की घात 2 बड़ा है, 3 की घात 2 बड़ा है, 2 की घात 2 4 हुआ, 3 की घात 2 9 हुआ, तो 9 36। इसका मतलब कि दोनों 36 मिनट के बाद पुनः मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा कि हम मेरी क्लास को ज्वाइन करें। आपको लगातार इसमें एनसीईआरटी क्लास 10, उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड,
चाहे बिहार बोर्ड, इसकी लगातार वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।